पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एंटरप्राइज शामिल था, वो बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ रहा था। अमेरिका ओपनली पाकिस्तान के साथ था। अमेरिका अकेला नहीं था, ब्रिटिश रॉयल नेवी के भी 17 वॉरशिप्स फार ईस्ट फ्लीट के अंडर उस एरिया में थे। आज प्रेशर शिप से नहीं आता, टैरिफ और डिप्लोमेसी से आता है। दिसंबर 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच एक भयंकर युद्ध चल रहा था और पूरी दुनिया की नज़र इस जंग पर थी। और इसी बीच अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया जो भारत के लिए एक बिट्रेयल जैसा था। यूएस नेवी का 7th फ्लीट, जिसमें न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एंटरप्राइज शामिल था, वो बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ रहा था। इंडिया को ये सीधा प्रेशर लग रहा था, लेकिन यहाँ पर यूएसएसआर ने एंट्री मारी और अपने न्यूक्लियर सबमरीन भेज दिए इंडिया को कवर देने के लिए। ये था वो पल जब कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स सीधा भारत की वॉर के बीच आ गई। सब शुरू होता है 25 मार्च 1971 से, जब पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया ईस्ट पाकिस्तान में। हज़ारों लोगों को मार दिया गया और एक मैसिव ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ा हो गया। 10 मिलियन रेफ्यूजीज इंडिया आ गए और इंडिया के लिए सिचुएशन अनबेरेबल हो गई। फाइनली 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने इंडियन एयरफील्ड्स पर अटैक कर दिया और उसी दिन इंडिया ने भी ऑफिशियल वॉर डिक्लेयर कर दी। इसी टाइम पे भारत ने एक स्ट्रॉन्ग मूव किया था यूएसएसआर के साथ एक ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन करके 9 अगस्त 1971 को। ये ट्रीटी बेसिकली एक शील्ड थी इंडिया के लिए, क्योंकि अमेरिका ओपनली पाकिस्तान के साथ था, स्पेशली क्योंकि पाकिस्तान यूएस चाइना रीअप्रोचमेंट में एक ब्रिज का काम कर रहा था। 10 दिसंबर 1971 वाशिंगटन से ऑर्डर आता है, टास्क फोर्स 74 को असेंबल करो। इस ग्रुप का फ्लैगशिप था यूएसएस एंटरप्राइज CVN-65, दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर उस वक्त। साथ में थे USS ट्रिपली, LPH-10 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जैसे USS किंग, डिकार्टर, पार्सन और डिस्ट्रॉयर जैसे एंडरसन, ओलेक, बॉसल। एक न्यूक्लियर सबमरीन भी इंक्लूडेड थी, मतलब एक पूरा पावर शो। 15 दिसंबर तक ये फ्लीट मलाक्का स्ट्रेट क्रॉस करके बे ऑफ बंगाल में आ जाती है। अमेरिका का कहना था कि ये सिर्फ इवैक्यूएशन रेडीनेस के लिए है, लेकिन दिल्ली में इसे एक डायरेक्ट थ्रेट समझा गया, क्योंकि इसी वक्त इंडिया की आर्मी ढाका के गेट तक पहुंच चुकी थी और एक दिन बाद 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान की ईस्टर्न कमांड ने सरेंडर कर दिया और बांग्लादेश बन गया। यूएस नेवी के रिकॉर्ड के हिसाब से ये टास्क फोर्स 8 जनवरी 1972 तक वहाँ कंटिजेंसी ऑप्स में डिप्लॉयड रहा, मतलब वॉर के ख़त्म होने के बाद भी वो प्रेजेंस बना रहे। अमेरिका अकेला नहीं था, ब्रिटिश रॉयल नेवी के भी 17 वॉरशिप्स फार ईस्ट फ्लीट के अंडर उस एरिया में थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरक्राफ्ट कैरियर्स HMS ईगल और HMS अल्बाइन अरेबियन सी की तरफ डिप्लॉय हुए, मतलब वेस्ट से दोनों न्यूक्लियर पावर्स इंडिया पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब आता है सबसे क्रूशियल मोमेंट। जैसे ही USS एंटरप्राइज इंडियन ओशन में एंटर होता है, वैसे ही मॉस्को एक्टिवेट करता है अपना 10th ऑपरेटिव बैटल ग्रुप, जो एक मिक्स था न्यूक्लियर सबमरीन और सरफेस कम्बैटेंट्स का। इनका मिशन एकदम क्लियर था, अमेरिकन फ्लीट को शैडो करो और इंश्योर करो कि इंडिया के ऑपरेशन पर इंटरफेरेंस ना हो। 6 दिसंबर और 13 दिसंबर को सोवियत यूनिट्स पैसिफिक फ्लीट से निकल चुकी थी और 18 दिसंबर से 7 जनवरी तक उन्होंने यूएस कैरियर ग्रुप को क्लोजली ट्रैक किया। ये एक डायरेक्ट कोल्ड वॉर फेस ऑफ था, लेकिन दोनों तरफ से एक लिमिट मेंटेन की गई, कोई डायरेक्ट क्लैश नहीं हुआ। इंडिया के लिए ये एक इमोशनल सेटबैक था। एक तरफ हम 10 मिलियन रेफ्यूजीज़ का बर्डन ले रहे थे, एक जेनोसाइड के अगेंस्ट लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ अमेरिका जो हमेशा डेमोक्रेसी और फ्रीडम की बात करता था, वो ओपनली पाकिस्तान की साइड ले रहा था। ऑफिशियली उनका कहना था कि वी आर हेयर टू इवैक्यूएशन, लेकिन प्रैक्टिकली ये एक पावर प्ले था टू इंटिमिडेट इंडिया। इस इंसिडेंट के बाद भारत अमेरिका के रिलेशन में काफ़ी देर तक बिटरनेस रही। आज प्रेशर शिप से नहीं आता, टैरिफ और डिप्लोमेसी से आता है। रिसेंट मूव्स में यूएस ने इंडियन एक्सपोर्ट टू यूएस पर 50% टैरिफ्स लगाए हैं।
जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन एक्सपोर्टर्स पर पड़ रहा है। मैसेज सिंपल है, लेवरेज बिल्ड करो, नेगोशिएटिंग टेबल पर इंडिया को लाओ। एनर्जी फ्रंट पर वॉशिंगटन बार बार कहता है कि रशियन ऑयल मत खरीदो, पर दिल्ली का स्टांस इक्वली क्लियर है। हमारे देश की एनर्जी सिक्योरिटी पहले है और प्राइस और सप्लाई हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से होगी। रशिया डिस्काउंटेड क्रूड दे रहा है और इंडिया ने मल्टी वेक्टर पॉलिसी फॉलो की है। जहां नेशनल इंटरेस्ट फिट होंगे वहीं डील होगी। मार्केट एक्सेस भी एक प्रेशर पॉइंट है। यूएस चाहता है कि इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में अमेरिकन कॉर्पोरेट्स को ज़्यादा एंट्री मिले। दिल्ली यहाँ कॉशियस है, फार्मर सेंसिटिविटीज़, प्राइसिंग और सॉवरेंटी की वजह से। पॉलिटिकल ऑप्टिक्स भी सीन का हिस्सा रहते हैं। कुछ ऑब्जर्वर्स कहते हैं कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट ना करना भी एक वजह हो सकती है। कंबाइन करो एनर्जी ऑटोनॉमी, एग्री एक्सेस पर कॉशन और पॉलिटिकल ऑप्टिक्स, और तुम्हें समझ आता है कि प्रेशर क्यों बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इस सब के बीच रशिया का रोल कंसिस्टेंट रहा। 1971 में न्यूक्लियर शैडोइंग करके स्ट्रेटेजिक कवर दिया और आज एनर्जी, डिफेंस और टेक्नोलॉजी डील्स में रिलायबल पार्टनर बन के खड़ा रहा। इसीलिए भारतीय लोगों के दिलों में एक न्यूट्रल बात है कि मॉस्को ने हमें कभी धोखा नहीं दिया। 1971 ने दिखाया कि बैटल्स सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं, अलायंस और टाइमिंग पर जीती जाती है। यूएस यूके ने प्रेशर बिल्ड किया, यूएसएसआर ने शील्ड दिया और इंडिया ने अपना मिशन कंप्लीट किया। आज बैटलफील्ड्स, टैरिफ्स, ऑयल और मार्केट एक्सेस हैं, बट लेसन सेम है। क्लियर इंटरेस्ट, सॉलिड प्रेपरेशन और सॉवरेन डिसीजंस। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। हम 1000 सब्सक्राइबर्स के गोल पर पुश कर रहे हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट्स में बताओ कि आज की ट्रेड और डिप्लोमेसी प्रेशर को इंडिया को किस तरह हैंडल करना चाहिए, टफ स्टैंड या नेगोशिएटेड बैलेंस। जय हिंद।